हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो बीच में कुछ कारणवश अपन क्लास नहीं ले सके। तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था भाग नंबर 3। क्या क्लियर किया था? भाग नंबर 3, जिसमें क्या थे? मौलिक अधिकार, उनकी चर्चा अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद अपन जिक्र करेंगे नीति निदेशक तत्व। किसकी? नीति निदेशक तत्व जो भाग नंबर कितने में उल्लेखित है? भाग नंबर 4 में उल्लेखित है नीति निदेशक तत्व। आज पढ़ेंगे अपन नीति निदेशक तत्व। तो अगर बात करें भाग नंबर 4 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद है 36 से 51। कहां तक? 36 से 51। और भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार, वहां अपने पढ़ लिए 12 से 35। क्लियर कर लिए थे। जो इंपोर्टेंट थे वो क्या कर दिया? आपको बता दिए। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या? नीति निदेशक तत्व। किसका जिक्र करेंगे आज? नीति निदेशक तत्व। और ये भाग नंबर कितना बताया आपको? भाग नंबर 4 में उल्लेखित है। किसमें? भाग नंबर 4 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक बताए मैंने आपको? अनुच्छेद बताए 36 से 51। कहां तक? अनुच्छेद 36 से 51। अब अगर इसके बाद अपन जिक्र करें कि नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो अपने संविधान में कहां से ऐड हुए हैं? तो नीति निदेशक तत्व ऐड हुए हैं कहां से? आयरलैंड से। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। आगे बात समझ में? कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या रहेगा? क्या उद्देश्य क्या रहेगा? तो नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना। क्या इसका उद्देश्य क्या रहेगा? लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना। देखो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना। लोक कल्याणकारी राज्य का गठन। राज्य का गठन। अब इसके बाद में थोड़ा आपको बताऊंगा कि नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। क्या नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? नीति निदेशक तत्व वो होते हैं जो सरकार के द्वारा सजेशन किए गए हैं, मतलब सुझाव दिए गए हैं। वो पर्टिकुलर कोई कानून नहीं है। अगर सरकार चाहे तो किसी भी नीति निदेशक तत्व को भाग 4 से बाहर निकाल के उसको क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। क्या बना सकती है? कानून। और जो भाग 4 में उल्लेखित जितने भी अनुच्छेद हैं वो लागू नहीं किए गए हैं, मतलब अगर सरकार उन पे अमल करना चाहे तो भाग 4 से उसे बाहर निकाल के उस पे क्या कर सकता है? कोई कानून बना सकता है। ये सिर्फ भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व है, सिर्फ सुझाव हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम संविधान बनाया गया उस समय ये सुझाव रखे गए, लेकिन उस समय इतना बजट न होने के कारण सभी के सभी कानून क्या नहीं हुए? लागू नहीं हुए। और उनको किसके अंतर्गत रख दिया गया? नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रख दिया गया। आगे बात समझ में? अब आती है एक कमेटी। क्या आती है? कमेटी। तेज बहादुर सप्रू। इसका निर्माण किस कमेटी से होता है? तो तेज बहादुर सप्रू समिति। क्या? तेज बहादुर सप्रू समिति। अब इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी एक कथन आता है। उन्होंने क्या कहा कि भारत की जो राज व्यवस्था है ना, क्या भारत की राज व्यवस्था है वो किस पे डिपेंड करेगी? नीति निदेशक तत्वों पे डिपेंड करेगी। और ये आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करेगा। बात समझो, भारत की राज व्यवस्था और आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करेगा। इसका कहने का मतलब ये रहा, अगर भारत की जितनी भी गवर्नमेंट है या सरकार चल रही है, अगर नीति निदेशक तत्व पे अमल नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी? गौर नहीं करेगी, तो आने वाले टाइम में उस सरकार का पतन अनिवार्य रूप से होगा। क्या होगा? अनिवार्य रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीति निदेशक तत्व में वो सुझाव किए गए हैं जिसमें जनता का क्या हो? कल्याण हो। क्या हो? जिसमें जनता का कल्याण हो। इसीलिए अगर जो सरकार है वो नीति निदेशक तत्वों पे गौर नहीं करेगी, गौर नहीं फरमाएगी, तो क्या होगा? उसका पतन अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। आगे बात समझ में? तो भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया?
भीमराव अंबेडकर ने ये राज्य व्यवस्था किसको, राज्य व्यवस्था व लोकतंत्र किसका, एक मिनट, ये किसका निर्माण करेगी, ये एक मिनट रुको, राज्य व्यवस्था किसका, राज्य व्यवस्था एवं लोकतंत्र, लोकतंत्र का निर्माण क्या करेंगे, नीति निदेशक तत्व है। आगे बात समझ में, ये किसने कहा था, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने, क्या कहा था, भीमराव अंबेडकर ने, किसने, बी आर अंबेडकर ने। और इसका कहने का मतलब क्या रहा, इसका कहने का मतलब ये था कि जो सरकारें अगर नीति निदेशक तत्व पे गौर नहीं करेंगी तो आने वाले टाइम में इसका क्या होगा, पतन होगा, क्या होगा, पतन होगा। अब एक स्टेटमेंट आता है किसका, केटी शाह है, एक थे केटी शाह, उन्होंने क्या बताया, नीति निदेशक तत्व को क्या कहा है, उन्होंने बताया है कि जो बैंक, क्या नीति निदेशक तत्व है, बैंक जो चेक देता है और उसको अपनी आवश्यकता अनुसार भुगतान करता है या इच्छा अनुसार भुगतान करता है तो उसको क्या बोलेंगे, नीति निदेशक तत्व। ये किसने कहा है, केटी शाह ने कहा है, किसने कहा है, केटी शाह ने। तो देखो केटी शाह का क्या स्टेटमेंट है, केटी शाह, इसको क्या बताया, बैंक का चेक बताया और बैंक क्या करेगा, अपनी इच्छा अनुसार इसका दे करेगा, मतलब भुगतान करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे किसका, अनुच्छेद का। अब आते हैं अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसमें, अनुच्छेद 36 से 51, कहां तक है, अनुच्छेद 36 से 51। तो पहले पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 36, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 36। बात करेंगे 36 की, कौन से की, अनुच्छेद नंबर 36 की। अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य की परिभाषा क्या है, इसमें उल्लेखित है राज्य की परिभाषा, किसका उल्लेख है, ये देखो इसमें राज्य की परिभाषा, किसमें, अनुच्छेद नंबर 36 में। अब इससे आगे बात करेंगे अनुच्छेद नंबर किसकी, 37 की, अनुच्छेद नंबर 37। इसमें क्या उल्लेखित है, इसमें प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। क्योंकि इसको न्यायालय में लागू इसलिए नहीं करवाया जा सकता, ये एकमात्र सुझाव है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्यों, ये एकमात्र सुझाव है और ये न्यायालयों में क्या नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। क्या, नीति निदेशक तत्व है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, नीति निदेशक तत्व की। क्यों, क्योंकि एकमात्र सरकार द्वारा सुझाव दिए गए हैं। अब इससे आगे अपन जिक्र करेंगे अनुच्छेद नंबर 38 का। इसमें क्या है कि सरकार लोक कल्याण की बात करती है, किसकी बात करती है, लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण चाहती है। कैसे, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से जनता का क्या हो, कल्याण हो। तो अनुच्छेद नंबर 38, किसमें, अनुच्छेद नंबर 38, इसमें किसकी बात की गई है, लोक कल्याण की, किसकी, लोक कल्याण, यानी जनता का कल्याण, समझ गए, जनता का कल्याण। अब किस रूप से, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से क्या हो, जनता का कल्याण हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जनता का क्या हो, कल्याण हो। कहने का मतलब ये है कि किसी के समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो,
और राजनीतिक रूप से भी कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे तो वो किसी सरकारी दफ्तर कार्यालय में सीधा प्रवेश कर सकता है या जा सकता है, वहां उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इससे आगे अपन बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 38(1) की। किसकी? अनुच्छेद नंबर 38(1). इसमें कहा गया आय तथा अवसरों की असमानताओं को दूर करना, मतलब सभी को बराबर आय मिलनी चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आय और जो अवसर की असमानता है उनको क्या करना है? दूर करना है। आगे बात समझ में? आय व अवसर की, आय और अवसर की असमानताओं को दूर करना। क्या करना? असमानताओं को दूर करना। किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 38(1) में। किसमें? अनुच्छेद 38(1) में उल्लेखित है कि जो आय और अवसर की असमानता है उनको दूर करना। क्या? दूर करना। अब इसके आगे पढ़ते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 39। क्या? अनुच्छेद नंबर 39। इसमें उल्लेख किया गया है कि समान कार्य के लिए पुरुष व महिला को क्या मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। मतलब कहने का कि पुरुष व महिला को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? समान वेतन। तो इसमें क्या? समान काम के लिए अनुच्छेद नंबर 39, इसमें उल्लेखित है कि समान काम के लिए महिला व पुरुष को समान वेतन, महिला व पुरुष को क्या? समान वेतन, मतलब समान वेतन दिया जाना चाहिए। आगे बात समझ में? क्या दिया जाना चाहिए? समान वेतन दिया जाना चाहिए। किसमें? अनुच्छेद नंबर 39 में। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 39 क। क्या? अनुच्छेद 39 क। उसमें उल्लेख किया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कानूनी जो सहायता है वो क्या होगी? फ्री में दी जाएगी। समझ रहे हो बात? निःशुल्क विधिक सहायता कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 39 क। अनुच्छेद 39 क जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। और इसमें किसका उल्लेख है? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। किसका उल्लेख है? निःशुल्क विधिक सहायता। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1976। कब हुआ? 1976, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। अपन ने बात कहां तक कर ली? अनुच्छेद नंबर 39। अब आगे आता है अनुच्छेद नंबर 40। क्या आता है? अनुच्छेद नंबर 40, जिसमें उल्लेख किया गया पंचायती राज का। किसका गठन किया गया है? पंचायती राज का, मतलब ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 40 में किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। देखो अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें ग्राम पंचायतों की गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायतों का गठन। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 में। इससे आगे आएगा अनुच्छेद नंबर 41। क्या? अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद 41 के तहत प्रावधान किया गया है कि जो कुछ सरकारी नहीं होती, वो जैसे वृद्धा पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, या फिर और कोई सहायता प्रदान करती है, तो उसको किसके तहत दी जाती है? अनुच्छेद 41 के तहत। कुछ दशाओं में सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना। क्या? सहायता प्रदान करना। सीधा सा मतलब ये है कि सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना, सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। वो सहायता कौन कौन सी हैं? जैसे बच्चे बेरोजगार है तो उनको क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता। क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता, मतलब वो असहाय हैं। और जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता है? वृद्धा पेंशन। क्या दी जाती है?
वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन। तो ये क्या है कि सरकार के द्वारा फ्री में जो सहायताएं प्रदान की जाती हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर 41 में। सरकार बाध्य नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार नीति निदेशक तत्वों को क्या कर सकती है? लागू कर सकती है, इसके लिए बाध्य नहीं है। और कोई भी नीति निदेशक तत्व में उल्लेखित जो भी कानून है उसके आधार पे न्यायालय नहीं जा सकता। ये सिर्फ क्या है? सरकार की मनोदशा है, अगर वो चाहे तो उसको लागू कर सकती है। क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर किसकी? 42 की। अब बात करेंगे अपन अनुच्छेद 42। इसमें उल्लेख किया गया है, देखो एक होता है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा, क्या? मनोचित दशा या फिर प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता का मतलब समझो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उसको 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में क्या दिया जाता है? राजकीय अवकाश दिया जाता है। जैसे वो किसी भी डिपार्टमेंट में कार्यरत है, सरकारी जॉब में है, तो उसको क्या दिया जाता है? छुट्टी दी जाती है। और अगर ये बात संभव सी बात है कि अगर महिला गवर्नमेंट जॉब में होगी तो पति तो होना ही होना है गवर्नमेंट जॉब में, ये अपने भारत का नियम है या रूल मान लो, तो लगभग कंडीशन होती है भाई 90% चांसेज है। उसके साथ साथ क्या? उसके साथ साथ उसके पति को भी उसकी देखरेख के लिए या कहीं उनको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना हो तो उसके लिए क्या दी जाती है? छुट्टियां दी जाती है। उसको ही क्या बोलते हैं अपन? मनोचित दशा, या जो मतलब महिला को जो छुट्टी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रसूति सहायता। क्या बोलेंगे? प्रसूति सहायता। आगे बात समझ में, तो ये किस में उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 42 में। इसमें मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। क्या? प्रसूति सहायता। बात समझ में आ गई? जैसे वो बताया था कोई महिला प्रेग्नेंट है या उनको बच्चा होने वाला है तो उससे पहले अवकाश दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रसूति सहायता। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लो, गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। क्या? गर्भवती महिला द्वारा कोई कठोर परिश्रम या फिर कोई कार्य नहीं करना। आगे बात में तो अपन ने कहां तक पढ़ लिया? अनुच्छेद नंबर 42 तक पढ़ लिया। 36 से स्टार्ट किया और कहां तक आगे? 42 तक। और टोटल कितने हैं? 36 से 51 तक। तो अपन ने 42 तक क्लियर कर लिया। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे किसमें? कल की क्लास में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।